हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू के इस श्रृंखला में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इमर्जिंग ट्रेंड्स। जो रिकैप की अगर बात करें तो रिकैप में हमने जो चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का इन कोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम, उसका टॉप लेवल क्वेश्चंस हमने कर चुके थे हम, और उसमें काफी अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन थे। तो उम्मीद हम करते हैं कि आप उसको बनाने में सक्षम हो गए होंगे, और उसमें जो न्यूमेरिकल था उसका भी आप सॉल्व सही से कर लिए होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो आज हम डिस्कस करेंगे 25 एमसीक्यू, टॉप हॉट 25 एमसीक्यूज, वो करेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स पे डिस्कस। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए जो कंप्यूटर साइंस बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं। उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, जो कि फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं से कोई चार्जेस नहीं है और बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको खुद पता चल भी जाता होगा, अगर आप देखते हैं, अगर शुरू से हमारे सेशन के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हम किस लेवल के क्वेश्चंस लाते हैं और किस लेवल का डिस्कशन हम लोग रखते हैं। तो बार बार वो बताने की जरूरत नहीं है। और इस सेशन के लास्ट तक, यानी कि सेशन को लास्ट तक देखने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे, आपको कितना आता था, क्योंकि आपने थ्योरी ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो कितना आपको आता था, किस लेवल्स के थे, सारे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि डैश आर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज व्हिच गेन पॉपुलैरिटी एंड सेट अ न्यू ट्रेंड्स अमॉन्ग यूजर्स। कहने का मतलब कि आपको वैसा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी बताना है जो कि आजकल एक नया ट्रेंड सेट कर चुका है और काफी सारा पॉपुलैरिटी वो बटोर चुका है। आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन है आपके पास टॉप ट्रेंड्स, पॉपुलर ट्रेंड्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स या रिलायंस ट्रेंड्स। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इमर्जिंग ट्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमर्जिंग ट्रेंड, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। और रिलायंस ट्रेंड तो आपको पता है, ये तो रिलायंस का है, तो ये तो ऐसे ही लिखा हुआ था। क्यों? हम चाहते हैं कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख लें, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीख लेंगे तो आप 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इमर्जिंग ट्रेंड्स। जैसे इसमें आपको फर्जी ऑप्शन में दिखा हुआ क्या, रिलायंस ट्रेंड्स, तो ट्रेंड शब्द लगा हुआ है। हो सकता है कि एग्जामिनर्स आपको भी ऐसा तिरछा ऑप्शन देकर घुमा दें। बस आपको सही से कंसेप्ट क्लियर करना है। मतलब जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, जो हम आपको करवा रहे हैं, वो सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपका सही से कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का एग्जांपल इसमें कौन सा है? एलेक्सा, कोर्टाना, सीरी और ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बताइए। तो यही बात करते हैं अगर बात ऑप्शंस की, तो एलेक्सा किसका है? एलेक्सा आपका अमेजन का है। एलेक्सा किसका है? अमेजन का। कोर्टाना किसका है? कोर्टाना एआई है माइक्रोसॉफ्ट का। राइटिंग को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि फिलहाल अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन है नहीं लिखने के लिए, माउस से ही लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। सीरी किसका है? एप्पल का है। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है? एलेक्सा किसका है? अमेजोन का है। जो आप देखते हैं ना कि एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट, ऐसा आप एड में देखते होंगे, तो ये किसका है? अमेजन का है। कोर्टाना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। और सीरी, सीरी है आपका एप्पल का। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इमर्सिव एक्सपीरियंसेस हैव बीन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ, जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है उसका यूज जो है वो किस किस फील्ड में किया गया है, और आपके ऑप्शन है ट्रेनिंग, ड्राइविंग सिमुलेटर्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स या ऑल ऑफ द एबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बात हो रही है किसकी, इमर्सिव एक्सपीरियंस की। इमर्सिव एक्सपीरियंस करने का क्या मतलब हो जाएगा आपको, 3D में एक्सपीरियंस, एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस, 3D एक्सपीरियंस, यानी कि आप किसी भी चीजों को विजुअलाइज किस में कर रहे हैं, 3D में कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग में किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रेनिंग हो रहा तो ट्रेनिंग में किया जाएगा। ड्राइविंग सिमुलेटर्स जो आप 3D ट्रक वाला देखते हैं, ट्रक वाला। फ्लाइट सिमुलेटर जो प्लेन वाला है उसमें। तो देखा जाए तो इसमें सारा ही ऑप्शन सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि इमर्सिव एक्सपीरियंस का यूज ट्रेनिंग में भी होता है, ड्राइविंग सिमुलेटर्स में भी होता है और फ्लाइट सिमुलेटर्स में भी होता है। अगर आपको ये सब टर्म अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप प्लीज जाकर इमर्जिंग ट्रेंड्स देख लीजिए, थ्योरी चैप्टर, वो 3 अलग अलग वीडियोस के माध्यम से 3 पार्ट में किया हुआ है। तो आप जाकर उसको देख लीजिए, ये सब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम पूरा कंसेप्ट बताने बैठेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जितना जरूरत है उतना हम एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि IIoT स्टैंड्स फॉर, IIoT, ये IoT नहीं है, IIoT है। हो सकता है आपके लिए कुछ नया टर्म हो ये, तो इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर इंटरनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बताइए IIoT का फुल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इसके पहले तक आपने सिर्फ IoT सुना होगा और आपके लिए ये नया टर्म हो सकता है IIoT, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए। नहीं होगा तो फिर तो हम बताने के लिए हैं ही आपके यहाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे। बार बार हम कहते हैं फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप देखते हो कि हम हर सेशन में 2-4 फुल फॉर्म, 5-7 फुल फॉर्म हम रखते ही हैं, क्योंकि फुल फॉर्म काफी आसानी से नंबर दे जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ये होता क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये IoT का सबसेट है। क्या है ये, सबसेट ऑफ IoT, सबसेट ऑफ IoT, यानी कि जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, उसका ये क्या है, सबसेट है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए आपके पास काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसीलिए कहते हैं फुल फॉर्म्स ध्यान में रखिए। RFID, RFID का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडस्ट्री, रैंडम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्लो इंडस्ट्री, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सोचिए, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑप्शन डी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और इस टेक्नोलॉजी का यूज पता है कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है फास्ट टैग, जो आप देखते हैं ना गाड़ी पे लगा हुआ रहता है फास्ट टैग, और उसमें आप देखते हैं कि ऑटोमेटिक पैसा डेबिट हो जाता है। फास्ट टैग, जैसे ही आप टोल के पास से क्रॉस करेंगे ऑटोमेटिक पैसा डेबिट हो जाएगा। तो उसमें टेक्नोलॉजी कौन सा होता है, RFID का, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी उसमें यूज किया जाता है, जिसके थ्रू ऑटोमेटिक आपका जो बैलेंस है वो स्कैन करता है उस कार्ड को, और ऑटोमेटिक आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इसका यूज कहाँ किया जाता है,
मेनली फास्ट टैग में, जो कि डे टू डे लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े। Which company is trying to develop hand gesture into virtual control? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। Which company is trying to develop hand gesture into virtual control? आप हैंड से जो मूवमेंट होता है, किसी भी चीज को कमांड आप दे रहे हैं और वो फॉलो कर रहा है, उसको वर्चुअल कंट्रोल में डेवलप करने की बात हो रही है। तो ऐसा कौन कंपनी काम कर रहा है? और आप पे ऑप्शंस है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम और गूगल। बताइए ऐसा कौन कंपनी कर रहा है जो कि हैंड जेस्चर को वर्चुअल कंट्रोल में डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक काफी बड़ा मूव है और एक काफी अच्छा मूव भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट ही बहुत लाजवाब है। तो बताइए कि कौन सा कंपनी ऐसा करने की कोशिश कर रही है। हम आपको नाम बता देते हैं, हो सकता है आपको ध्यान में आ जाए। इसका नाम है प्रोजेक्ट सॉली। प्रोजेक्ट, अगर आप टेक में इंटरेस्टेड होंगे तो अभी तक समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। टेक सॉली, SOLI, प्रोजेक्ट सॉली। और इसी का काम है क्या, प्रोजेक्ट सॉली में ही क्या हो रहा है, हैंड जेस्चर को वर्चुअल कंट्रोल में क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है या डेवलप कर रहा है। ठीक है, और वो भी बिना किसी वीआर हेडसेट के, विदाउट एनी वीआर हेडसेट, क्योंकि ये चीज करने के लिए हेडसेट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ किसके लिए हो रहा है, विदाउट एनी वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के बिना ये काम कर रहा है। ऐसा ये कंसेप्ट है किसमें, प्रोजेक्ट सॉली में। और प्रोजेक्ट सॉली किसका है, ये गूगल का कंसेप्ट है। ठीक है, गूगल इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, डैश इज अ ह्यूमनॉइड दैट यूजेस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, फेशियल रिकॉग्निशन एंड आल्सो इमिटेट्स यानी कि कॉपी ह्यूमन जेस्चर अलोंग विद फेशियल एक्सप्रेशन। आपको बताना है कि कौन सा वो ह्यूमनॉइड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग को भी यूज करता है और साथ ही साथ फेशियल रिकॉग्निशन को भी यूज करता है, और वो जो है से कंप्लीटली ह्यूमन के जैसा बिहेव करता है। कहने का क्या मतलब है, ऑल्सो इमिटेट्स ह्यूमन जेस्चर अलोंग विद फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि देखा जाए तो कंप्लीट ह्यूमन जैसा ही वो बिहेव कर रहा है। तो उसका नाम क्या है, क्या उसका नाम रोवर है, क्या उसका नाम सोफिया है, क्या उसका नाम ड्रोन है, या फिर क्या उसका नाम डिफेंडर है। आपके पास चार ऑप्शंस है, रोवर, सोफिया, ड्रोन, डिफेंडर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर पता होगा। आसान क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोफिया, तो बता चुके हैं। और ये सोफिया जो है ये ह्यूमनॉइड है, जो कि एक तरह का क्या है, रोबोट है। रोबोट्स के टाइप में आता है ना ह्यूमनॉइड, वही सोफिया क्या है, एक तरह से ह्यूमनॉइड है। और इसको ऑलरेडी नागरिकता प्रोवाइड कर दी गई है, कब, अक्टूबर 2017 में। और पूछे कि किस देश का, तो जो नागरिकता इसको मिला है वो मिला है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया का। ठीक है, सऊदी अरेबिया का क्या, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया है इसको। ठीक है, क्या नाम है, सोफिया। रोवर तो किसका है, ये मार्स, मार्स रोवर की बात हो रही है जो कि नासा का है। ठीक है, और ड्रोन तो आपको पता ही है, ड्रोन जो उड़ता है। डिफेंडर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक मॉडल है किसका, लैंड रोवर गाड़ी का, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन में डाला हुआ है किसका, डिफेंडर। लैंड रोवर एक कंपनी है जिसकी कार आती है, एसयूवीज, उसी का एक मॉडल है क्या, डिफेंडर, वही ऑप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोफिया। आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्पेल चेक फीचर्स आर एग्जांपल ऑफ, यानी कि बात हो रही है किसकी, स्पेलिंग चेक की, और ये किसका एग्जांपल है। ऑप्शन है आपके पास डेटा साइंस, न्यूरो साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर आर्टिफिशियल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बताइए स्पेलिंग चेक किसका फीचर है, यानी बोले तो स्पेलिंग चेक जो फीचर है वो किसका एग्जांपल है, बात एक ही है। बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मैंने बताया था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में ही आता है। क्या? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसको शॉर्ट में एनएलपी बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि इसमें क्या यूज होता है, गूगल ट्रांसलेट बोल सकते हैं इसके टर्म में, गूगल ट्रांसलेट। यानी कि ऐसा ट्रांसलेशन करेगा जो कि ह्यूमन आसानी से समझ जाते हैं, गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये ऑप्शन फिर आपके सामने फर्जी दिख रहा है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये हम ऑलरेडी बनाया हुआ है खुद से। न्यूरल साइंस, जिसमें किसका होता है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से रिलेटेड जो टेक्निक्स होता है, न्यूरॉन से रिलेटेड, यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड जो पढ़ाई है वो किसमें आता है, न्यूरो साइंस में आता है। और डेटा साइंस तो आपको पता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। व्हाट बिग डेटा कलेक्ट्स। बिग डेटा क्या कलेक्ट करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, भले ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है कि बिग डेटा किस चीज को कलेक्ट करता है, क्या कलेक्ट करता है, कौन सा डेटा को कलेक्ट करता है, सिंपली ये कहना है आपको। ऑप्शन है आपके पास, ह्यूमन जनरेटेड डेटा, सेंसर डेटा, मशीन जनरेटेड डेटा या फिर डिवाइस डेटा। किस तरह के डेटा को बिग डेटा कलेक्ट करता है? तो ये कलेक्ट करता है ह्यूमन जनरेटेड डेटा को। ये कलेक्ट करता है किसको, ह्यूमन जनरेटेड डेटा को। या फिर बोले तो ये ज्यादातर जो बिग डेटा है वो ज्यादातर ह्यूमन जनरेटेड डेटा को ही एनालाइज करता है, यानी कि इसको क्या करता है, ये एनालाइज करता है, विश्लेषण, एनालाइज। ठीक है, डेटा को एनालाइज करता है। पॉइंट क्लियर है? अब इसका बात करेंगे मशीन जनरेटेड डेटा को अगले क्वेश्चन में। आइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब है कि व्हाट आईओटी कलेक्ट्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो किस तरह के डेटा को कलेक्ट करता है? सेम ऑप्शंस आपके सामने है। क्या? ह्यूमन जनरेटेड डेटा, सेंसर डेटा, मशीन जनरेटेड डेटा या डिवाइस डेटा। हमको लगता है कि आपको हम ऑलरेडी इसका आंसर बता चुके हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिए थे कि इसका डिस्कस हम आगे करते हैं, निकल गया था मुंह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मशीन जनरेटेड डेटा। जो आईओटी है ना, वो मशीन जनरेटेड डेटा को क्या करता है, कंप्रेस करता है, क्योंकि जो बिग डेटा है वो बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि इट कंप्रेसेस मैसिव अमाउंट ऑफ जनरेटेड डेटा। सिंपली अगर बोले तो क्या करता है, कंप्रेसेस मैसिव अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ जनरेटेड डेटा। और कहा, कौन सा डेटा, कमिंग फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेस बोले, सेंसर्स बोले, अलग अलग जगह से जो डेटा आ रहा है उसको क्या करता है, ये कलेक्ट करता है। ठीक है, ऑन आईओटी। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े। आई होप कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बात हो रही है वीआर की, यानी कि वर्चुअल रियलिटी की। कहने का मतलब है कि वीआर हैव बीन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ, वीआर का यूज किस फील्ड में किया जा रहा है? वीआर मतलब क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी। तब तक आप आंसर बताइए, फुल फॉर्म हम लिख देते हैं आपको। ऑप्शन है मिलिट्री ट्रेनिंग, साइकोलॉजी, मेडिकल प्रोसीड्यूर और ऑल ऑफ द एबव। बताइए। क्वेश्चन भले ही पढ़ने में आपको छोटा छोटा लग रहा होगा, लेकिन पावरफुल क्वेश्चन है। वर्चुअल रियलिटी, ये किसका फुल फॉर्म है, वीआर का। और वीआर किसके अंदर आता है, ये आता है आपका इमर्सिव एक्सपीरियंस के अंदर। इमर्सिव एक्सपीरियंस, ईएक्सपी लिख देते हैं, ठीक है, इमर्सिव एक्सपीरियंस। इसके अंदर क्या क्या आता है, एआर आ गया, वीआर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। सॉरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसका यूज मिलिट्री ट्रेनिंग में भी होता है, इसका यूज साइकोलॉजी में भी होता है, यानी कि साइकोलॉजी का जो फील्ड है उसमें उसका यूज होता है। फिर मेडिकल प्रोसीड्यूर्स, मेडिकल साइंस में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो वीआर का यूज है वो सारे फील्ड्स में किया जाता है।
और यही अगर वीआर की हम बात कर ही रहे हैं तो इसका एक हेडसेट जारी किया है एप्पल ने। वीआर हेडसेट की बात हो रही है जो कि एप्पल ने जारी किया है, यानी कि उसका कंसेप्ट अभी दिया है, अभी वो मार्केट में आया नहीं है फिजिकली, जिसका नाम क्या है, विजन प्रो। ये क्योंकि ये सब टेक ट्रेंड कर रहा है, इसलिए हम आपको जो जो लेटेस्ट में है वो हम आपको बता देते हैं। ये सबसे पहले अमेरिका में आने वाला है, उसके बाद अदर कंट्रीज में आएगा। तो एप्पल जो हेडसेट जारी किया है उसका नाम क्या है, विजन प्रो। ठीक है, और अगर आपको प्राइस भी जानना है तो ये डॉलर है कितना, $3499 का है, यानी कि अगर इंडिया में आएगा ना ये तो 3.5 लाख रुपया के आसपास में ये आएगा, जो कि एक अलग लेवल का चीज है। इसमें ऑलरेडी 10 कैमरा ये सब लगा हुआ है। ठीक है, और बहुत पावरफुल चिपसेट भी यूज किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हिच सेंसर कैन डिटेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट, आसपास के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कराना है, इसके लिए कौन सा सेंसर का यूज करना पड़ेगा, सो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, टच सेंसर या प्रेशर सेंसर, बताइए। वैसे सेंसर में ज्यादा आपको पढ़ना है नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देते हैं, क्योंकि कहीं अगर पूछ दे तो फिर वहां पे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम बता देते हैं आपको। क्योंकि उसमें आपको बुक में देखें तो दो ही पढ़ना है, एक्सेलरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी। वैसे हम बाकी भी बताते हैं, जायरो भी हम बता चुके हैं, अभी बाकी को भी एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपका थोड़ा नॉलेज बिल्डअप हो जाए, दिक्कत नहीं हो। कोई भी क्वेश्चन कितना टफ से टफ क्वेश्चन है तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि नियर बाई का ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कौन सा सेंसर करता है, तो वो करता है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो डिटेक्ट करता है किसको, नियर बाई ऑब्जेक्ट को, और भी बोल सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। जैसे आपके फोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है, जब आप बात करते हैं फोन से तो कान के पास आप अपने फोन को ले जाते हैं तो आप देखते हो कि डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, और कान के पास से जैसे ही हटता है उसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो वहां पे कौन सा सेंसर काम करता है, वहां पे आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही काम करता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इमर्जिंग ट्रेंड्स चैप्टर का ही नाम है, जो भी टेक ट्रेंड कर रहा है क्वेश्चन उठाकर डाल देगा, है कि नहीं। इसलिए हम आपको चाहते हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड भी चल रहा है मार्केट में वो भी हम आपको समझा दें, जैसे आपको मैंने बताया अभी विजन प्रो के बारे में। ठीक है, वैसे बहुत सारा है लेकिन ये थोड़ा हाईलाइटेड है। यही बात करते हैं आपसे टच सेंसर के। ठीक है, तो टच सेंसर क्या करता है कि ये एक तरह से स्विच का काम करता है, समझा, मतलब बोले तो ऑपरेट्स एज अ स्विच। ये स्विच के जैसा काम करता है अगर जब आपको टच किया जाएगा, क्योंकि नाम में लगा हुआ है टच सेंसर, यानी कि जब आप इसको टच करते हैं तो एज अ स्विच ये काम करता है। ठीक है, तो एज अ स्विच हम यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी हम जो बोले हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लिखने में तो काफी परेशानी हो ही रहा है। एज अ स्विच, एस लिखा हुआ है, SWITCH, वेन टच। अब उतना लिखेंगे तो फिर लिखा नहीं पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपसे ह्यूमिडिटी सेंसर की। तो ये क्या करता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, सेंसेस और मेजर्स, सेंसेस या फिर मेजर्स, मेजर्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH हम लिख देते हैं। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप खुद से लिख लीजिएगा, RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और यही बात करते हैं प्रेशर सेंसर की। तो ये क्या करता है कि इनपुट मैकेनिकल प्रेशर को इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है कि कन्वर्ट्स, उतना लिखा नहीं पाएगा, कन्वर्ट्स इनपुट मैकेनिकल प्रेशर, इनपुट में प्रेशर into electrical output signal, into electrical आउटपुट सिग्नल। ठीक है, ये क्या करता है कि इनपुट मैकेनिकल प्रेशर को इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल में
कन्वर्ट करता है। कौन? प्रेशर सेंसर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि सिंपली आपको बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या, डेफिनेशन है ये, यानी कि देखे जाए तो सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग मींस प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग ईटीसी। दूसरा ऑप्शन कहता है आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग मींस स्टोरिंग डेटा इन अ डेटाबेस। तीसरा कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टूल यूज्ड टू क्रिएट एन एप्लीकेशन, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग किसको बोलते हैं? बात करते हैं पहले सी ऑप्शन का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक टूल है जो कि एप्लीकेशन को क्रिएट करने में यूज किया जाता है। क्या ये बात सही है? नहीं, इससे एप्लीकेशन को क्रिएट नहीं होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग मींस स्टोरिंग डेटा इन डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा स्टोर करता है क्लाउड कंप्यूटिंग? नहीं करता है। तो बचा क्या? ऑप्शन ए बचा। क्लाउड कंप्यूटिंग मींस प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज। स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जो आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं वो क्या करता है? स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। सर्वर को आप एक्सेस कर सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है, सो ऑनलाइन। और डेटाबेस, डेटाबेस के लिए आपका ऑनलाइन एमएस एक्सेस अगर आप यूज करेंगे तो डेटाबेस के लिए हो जाएगा। नेटवर्किंग के केस में भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपली देखा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? आपको अलग अलग तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आप उस जगह पे हार्डवेयर को यूज नहीं करके सर्विसेज का यूज कर रहे हैं। आप किसी हार्डवेयर को परचेज नहीं करके उस जगह पे आप सर्विस को परचेज कर रहे हैं, जो कि एक तरह से पेड होता है, क्योंकि कोई अगर सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है तो फ्री में तो प्रोवाइड करेगा नहीं, तो उसके लिए वो कुछ चार्जेस करता है। जैसे आपका स्टोरेज हो गया, सर्वर्स हो गया, डेटाबेस हो गया। मैंने आपको बताया था इसमें तीन अलग अलग तरह के सर्विसेज होते हैं, आई डबल ए एस, PAAS और SAAS। बता दिया था ना आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। Which of these, which of the following is not a type of cloud server? इसमें से कौन सा क्लाउड सर्वर का एक टाइप नहीं है? आपको बताना है कौन सा क्लाउड सर्वर का एक टाइप नहीं है। ऑप्शन है पब्लिक क्लाउड सर्वर, प्राइवेट क्लाउड सर्वर, डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर और मर्ज्ड क्लाउड सर्वर। हो सकता है कि ये क्वेश्चन से आप रूबरू ना हो, आपके लिए नया लग सकता है, लेकिन फिर भी ट्राई करिए बनाने का। इसके लिए थोड़ा सा टाइम दे देंगे क्योंकि आपके लिए नया हो सकता है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा, आंसर बताने से पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन को। पब्लिक क्लाउड सर्वर ये होता है पब्लिक यूज के लिए। प्राइवेट क्लाउड सर्वर आप प्राइवेटली भी यूज करने के लिए होता है क्लाउड सर्वर। डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर किसी टास्क के लिए डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर भी होता है। लेकिन मर्ज्ड क्लाउड सर्वर किसी भी तरह का सर्वर नहीं, क्लाउड सर्वर नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? मर्ज्ड क्लाउड सर्वर। ये कोई क्लाउड सर्वर नहीं होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, क्या क्या पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, डेडिकेटेड होता है, मर्ज्ड नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। नेक्स्ट, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ IaaS क्लाउड सर्विस। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया है IaaS, यानी कि बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आपको बताना है कि कौन सा एग्जांपल इसमें से है IaaS का। डिजिटल ओशियन, लिनोड, रैक स्पेस या ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? देखिए, डिजिटल ओशियन होता है, ये कंपनी जो डिजिटल ओशियन है वो होता है IaaS का एग्जांपल है। लिनोड भी है। अब दो को आपको लग गया होगा तब तो चुपचाप ऑल द अबव मार देंगे, चलिए अच्छी बात है। रैक स्पेस भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों क्या है? IaaS क्लाउड सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब बताना है आपको पप्पा का नाम। किसका? क्लाउड कंप्यूटर के पप्पा कौन है?
ऑप्शन है आपके पास सैरोन बी कॉर्ड, एडगर फ्रैंक कॉर्ड, JCR लिकलीडर या फिर चार्ल्स बैचमैन। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा JCR लिकलीडर। ये हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के पप्पा। ठीक है, यही बात करते हैं सैरोन बी कॉर्ड के। तो ये किसके पापा हैं? ये हैं DBMS के पापा। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फादर हैं ये। एडगर फ्रैंक कॉर्ड किसके फादर हैं? ये है RDBMS के फादर। RDBMS के फादर हैं। और यही बात करते हैं चार्ल्स बैचमैन की। तो ये फादर बोले या फिर इन्वेंटर बोले, ये है इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर के। इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। ठीक है, ये किसके हैं? इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर के इन्वेंटर है। और ये भी एक तरह से क्या है? ये DBMS का ही एक तरह से टाइप है। ठीक है, ये एक तरह से डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही टाइप है, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। इसके ये क्या है? इन्वेंटर हैं। DBMS के ये हैं सैरोन बी कॉर्ड, और RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन है? एडगर फ्रैंक कॉर्ड। आई होप कि सारा ऑप्शन आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, आगे बढ़ें। और इसके कौन है? JCR लिकलीडर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ AI? इसमें से कौन सा AI का एक एप्लीकेशन नहीं है? यानी कि इसमें से जो तीन ऑप्शन है वो AI के फील्ड में यूज किए जाते हैं, लेकिन एक यूज नहीं किए जाते हैं, आपको वही बताना है। आपके पास ऑप्शन है क्या क्या? कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और DBMS डिजिटल असिस्टेंट। बताइए। DBMS उसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है, और डिजिटल असिस्टेंट्स। तो जो कंप्यूटर विजन होता है वो क्या करता है? वो करता है विजुअल वर्ल्ड को एनालाइज करता है। यानी बोले तो एनालाइजेस विजुअल वर्ल्ड, विजुअल वर्ल्ड को एनालाइज करता है। इसका मतलब कि AI के रूप में काम करता है। दूसरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये भी काम करता है। जिसमें क्या है? आपको टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है, यानी कि स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच करता है। गूगल ट्रांसलेट इसका एग्जांपल, ये भी मैंने बता दिया था। डिजिटल असिस्टेंट भी है, जो गूगल असिस्टेंट वगैरह आप यूज करेंगे, जो कि AI है। ठीक है, आप सीरी का यूज करेंगे, जो कि एप्पल के द्वारा आता है। आप कोर्टाना यूज करेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आता है। तो ये सब किस में आ जाएगा आपको? ये सब आप AI के फील्ड में। ठीक है, लेकिन जो आपका DBMS है ना, वो AI के फील्ड में नहीं है। यानी कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो AI के फील्ड में नहीं है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई एप्लीकेशन नहीं है। क्लियर है पॉइंट? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या होता है? इसका बताना है डिफिनीशन आपको, और आपके सामने ऑप्शंस भी रखे हुए हैं। Autonomous acquisition of knowledge through the use of computer program, autonomous acquisition of knowledge through use of manual program, selective acquisition of knowledge through computer program, या फिर selective acquisition of knowledge through use of manual programs। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो मशीन लर्निंग क्या होता है? ये होता है ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम।
देखिए मैनुअल से तो ये होगा नहीं, मैनुअल प्रोग्रामिंग से तो आप नहीं यूज करते मशीन लर्निंग, तो जहां जहां मैनुअल है वो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। तो डी और बी तो आपका एलिमिनेट ऐसे ही हो गया। तो सिलेक्टिव इक्वेशन तो नहीं होता, ये ऑटोनोमस होता है। ठीक है, ये सिलेक्टिव नहीं होता, यानी कि आप खुद से इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको ऑटोमेटेड ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस इक्वेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, डेटा इन डैश बाइट साइज इज कॉल्ड बिग डेटा। किस डेटा साइज के, मतलब कितना डेटा साइज को बिग डेटा कहा जाता है, मतलब मिनिमम कितना साइज का डेटा होना चाहिए तभी वो बिग डेटा कहलाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सिर्फ सुनते हैं मार्केट में कि बिग डेटा, लेकिन कितने डेटा को बिग डेटा कहते हैं, क्वेश्चन ये है, बताइए। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, यानी कि सिंपली बोले तो ये बात हो रही है एमबी की, मेगाबाइट्स की, जीबी, जब देखते हैं ना कि मेरे इंटरनल मेमोरी इतना जीबी है, इतना जीबी है, टीबी, जो बोलते हैं मेरा कंप्यूटर में 1 टीबी का हार्ड डिस्क है, फिर पेटाबाइट यानी कि पीबी। तो आपको बताना है कि बिग डेटा किसको बोलते हैं, तो बिग डेटा बोलते हैं पेटाबाइट को, पीबी। बिग डेटा किसको बोलते हैं, पीबी को बोलते हैं, पेटाबाइट। ठीक है, और कन्वर्जन तो आपको पता ही होगा, मेगा टू गीगा, 1024 यानी कि 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट। ठीक है, 1024 पेटाबाइट में, सॉरी 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। आपको बिग डेटा एनालिटिक्स का फीचर बताना है, ओपन सोर्स, डेटा रिकवरी, स्केलेबिलिटी, या फिर ऑल द अबव, बताइए। तो देखा जाए तो बिग डेटा जो है वो ओपन सोर्स है, बात सही है, डेटा रिकवर हो जाता है, ये भी बात सही है। और स्केलेबिलिटी यानी कि कैपेसिटी टू चेंज इन साइज, यानी कि अपने साइज में भी, साइज बोले या फिर स्केल बोले, उसमें चेंज करने का कैपेसिटी होता है। यानी बोले तो इसका सारा ऑप्शन ही सही है, ऑल द एबव इज करेक्ट आंसर। ओपन सोर्स होता है, इजिली अवेलेबल है, डेटा भी रिकवर होता है और स्केलेबिलिटी भी है, इसीलिए ऑल द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज अ 3D कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन इमर्सिव एक्सपीरियंस, दूसरा है एआर बोले तो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, और वीआर यानी बोले तो वर्चुअल रियलिटी, और डी है फ्लाइट सिमुलेशन। बताइए, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि 3D होता है, कंप्यूटर जनरेशन सिचुएशन को क्या बोलता है, करता है, सिमुलेट करता है किसमें, रियल वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीआर हो जाएगा। ऑलरेडी आप बहुत बार इसका चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जैसे वीआर हेडसेट अगर आप पहन लेंगे तो आपको एक अलग दुनिया क्रिएट हो जाएगा, आप पहन लेंगे तो नया नया चीजों का क्रिएशन हो जाएगा, जो विजुअल वर्ल्ड होता है। ठीक है, तो ये सब किसमें होता है, वीआर में होता है। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े। ऑड वन आउट, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन आप ट्राई करिए, थोड़ा सा माइंड का एक्सरसाइज आप करेंगे तो इसमें हो जाएगा। ऑप्शन है व्हील्ड रोबोट्स, मैनिपुलेटर्स, ट्रक सिमुलेशंस और ह्यूमनॉइड। देखिए व्हील्ड रोबोट क्या होता है, ये रोबोट का टाइप है। मैनिपुलेटर क्या है, ये भी रोबोट का टाइप है। और ह्यूमनॉइड क्या है, ये भी रोबोट का टाइप है। तो बचा क्या, ट्रक सिमुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रक सिमुलेशन। और ये किसका टाइप है, ये आपका टाइप है इमर्सिव एक्सपीरियंस का।
IE इमर्सिव एक्सपीरियंस में ये आता है, जो कि 3D विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, 3D। आगे बढ़े नेक्स्ट। इन टर्म ऑफ डिजिटल एविडेंस द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डिजिटल वर्ल्ड की बात हो रही है, डिजिटल एविडेंस यानी कि सबूत की बात हो रही है, यानी कि सबूत तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा, एविडेंस मतलब क्या होगा, कोई प्रूफ ही होता है। तो अगर डिजिटल एविडेंस की बात करें तो इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, यानी बोले कि इंटरनेट किस चीज में यूज होता है। ओपन कंप्यूटर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम या फिर एम्बेडेड सिस्टम, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इंटरनेट जो है वो एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन सिस्टम का, यानी कि बोले तो इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, आपस में कम्युनिकेशन होता है कि नहीं। कंप्यूटर में क्या होता है, सॉरी इंटरनेट में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ये क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय अमेजॉन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक अमेजन के द्वारा क्लाउड का प्लेटफॉर्म यानी क्लाउड सर्विस है, सिंपली ये बताना है। ऑप्शन भी पढ़ देते हैं, एज्योर, AWS, क्लाउडेरा और ड्राइव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए एज्योर किसका है, एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का। AWS मतलब होता है अमेजन वेब सर्विस। अब तो आंसर आपको मिल ही गया होगा, अमेजन वेब सर्विस। क्लाउडेरा एक अलग कंपनी ही है, ठीक है। और ड्राइव किसका है, ड्राइव है आपका गूगल का, तो यूज करते भी होंगे गूगल ड्राइव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, AWS, अमेजन वेब सर्विसेज। ठीक है, क्लियर पॉइंट। आगे बढ़े। Which of the following is required by cloud computing, इसमें से किसका जरूरत पड़ता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। पहला है कि दैट द आइडेंटिटी बी ऑथेंटिकेटेड, दूसरा है दैट द ऑथेंटिकेशन बी पोर्टेबल, तीसरा है दैट यू एस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी, या फिर चौथा है ऑल ऑफ द एबव। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग आप अच्छा से पढ़े हुए हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर हम आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 क्वेश्चंस, जो कि था किस पे बेस्ड, इमर्जिंग ट्रेंड्स पे बेस्ड था। इसी के साथ हम जितना आपको थ्योरी पढ़ाए हैं उतना का MCQ कंप्लीट हो चुका है। तो जो अगला क्लास होगा उसमें हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, वो भी किसका, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जो इमर्जिंग ट्रेंड के बाद जो टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो अगला क्लास होगा उसमें क्या होगा, कंसेप्ट आएगा, थ्योरी क्लास होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है पूरा। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।